बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो इसलिए लेट हुई कि एक तो रमज़ान शरीफ शुरू हो गया और रमज़ान में जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत कम टाइम मिलता है सोने को और सारी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो आज बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे ज़रूर मुखातब होऊंगा। तो जनाब अली, हमने आज डिस्कस करना है अपनी नई वीडियो में आर्टिकल। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था आर्टिकल 66 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में एक फ़ैसला हुआ है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिव्यू पटिशन एक्सेप्ट हुई है और उसमें एक बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है। तो जो मेरी तरह के जो कम यानी जिनका कम फहम लोग जो हैं, जो बार बार चीज़ों को पढ़ के उनको समझ आती है या उनको नहीं समझ आती कि ये हुआ क्या है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि मैं इसको ज़रा दोहरा दूँ ताकि उनको एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। और वैसे भी चूँकि हमारे इसका आइन का जो सफ़र है वो आइन का सफ़र है, तो आइन के आर्टिकल 184 के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ ये जनाब कि सदर पाकिस्तान ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बना के भेजा। इस रेफरेंस को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने मिल बैठ के उसके ख़िलाफ़, यानी उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस जो है ये बदनीयती पे बुनियाद करता है, लिहाजा लाइबल टू वो है क्वाशमेंट है, यानी इसको मुस्तरद कर देना, इसको ख़त्म कर देना ज़रूरी है। तो उसी तरह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुने, दलाइल सुनने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि रेफरेंस बदनीयती भी बुनियाद पर बनाया गया, लिहाजा इसको हम क्वाश करते हैं, ख़त्म कर देते। लेकिन उन्होंने ये किया कि रेफरेंस को ख़त्म कर दिया, साथ डायरेक्शन दे दी FBR को, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को, कि वो जो है काजी फ़ाइज़ साहब की फ़ैमिली की जो ऑफ शेयर एसेट्स हैं उनके बारे में एक तहकीकात करे, उनको नोटिस करे और तहकीकात करके उनसे रिपोर्ट लेके उस रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर आगे काम करेगी। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने यहाँ पर ये स्टैंड लिया कि जनाब अली, जब आपको ये इख्तियार ही नहीं है कि आप कोई डायरेक्शन दें या आप कोई ऑर्डर पास करें, आपके सामने था कि क्या रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पे बनाया गया है, क्या उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसके ऊपर गौर व गौज़ करना चाहिए, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कि नहीं। आपने उसको तो कर दिया क्वाश, वो तो आपने कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ आपने जो है वो ऑर्डर दे दिया। अब ये सारी कार्रवाई 184 के गिर्द घूमती है और आर्टिकल 184 क्या कहता है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आर्टिकल 184 कहता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी टू और मोर गवर्नमेंट्स। यानी पहला पैरा कहता है कि दो हुकूमतों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनेगी। वो दो सूबाई हुकूमतें भी हो सकती हैं, एक सूबाई और एक फेडरल हुकूमत भी हो सकती है। पैरा 2 कहता है कि जब इन दो सूबाई हुकूमतों के बीच में सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करेगी तो वो एक डिक्लेरेटरी डिग्री जारी करेगी, वो ऑर्डर फिर भी नहीं करेगी, डायरेक्शन फिर भी नहीं देगी। ये पैरा 2 में पढ़ के सुना देता हूँ। इन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिसडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाई क्लॉज 1 द सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट ओनली। अब पैरा 3 आता है, इन सब पैरा 3 वो कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 द सुप्रीम कोर्ट शैल, इफ इट कंसिडर्स that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of this constitution, of course, is involved, have the power to make an order
of the nature mentioned in the said article। यानी सुप्रीम कोर्ट को कोई हुक्म जारी करने का इख्तियार सिर्फ उस सूरत में है कि वो मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और मामला फंडामेंटल राइट्स की ऊपर जो है फंडामेंटल राइट्स का मामला हो। ये है जनाब सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन, और यही उनका आगे जो उनकी एपलेट जुरिसडिक्शन है वो अगले 185 में है वो कि वो अपीलें सुने और उस पर फैसले करें। अब यहाँ पर काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आपके पास रेफरेंस आया, रेफरेंस को मैंने चैलेंज किया और मैंने कामयाबी से उसको डिफेंड किया कि ये रेफरेंस बदनीयती पे मबनी है, आपने रेफरेंस ख़त्म कर दिया। जब रेफरेंस ख़त्म कर दिया तो अब आपने उसको ये आर्डर क्यों दिया? ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो आप आर्डर दे सकते हैं, ये मामला फंडामेंटल राइट्स का हो तो आप आर्डर दे सकते हैं। ये मामला तो मेरा था, बल्कि मेरी फैमिली का था। मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ एक पर्टिकुलर आर्डर देना आउट ऑफ मतलब कोई जुरिसडिक्शन उनकी नहीं बनती। यहाँ पर जब 10 जजों ने मिल बैठ के सोचा तो उन्होंने अपने उस आर्डर को वापस ले लिया कि जी वो हमारी जुरिसडिक्शन नहीं थी, हमने आर्डर हमें नहीं देना चाहिए था, हम अपना आर्डर वापस लेते हैं और हमारे आर्डर की रोशनी में जो जो कार्रवाई हुई है वो सारी जो है ऑफ नो लीगल इफेक्ट हो गई। अब 10 जज मिल बैठ के जब ये फैसला कर रहे थे तो उन जजों ने उस वक़्त उनको ये ख्याल नहीं आया कि हम अपनी दायरा इख्तियार समात से तजावुज़ कर रहे हैं। उन्होंने आर्डर पास कर दिया और जब आर्डर कर दिया तो अब 10-6-6-4 के रेशो से वो आर्डर रिवर्स हो गया। तो सारा केस जनाब ये है। तो इसके ये सारा केस था, इसके साथ उनकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगी। जब एक्सेप्ट हो गई तो वो आर्डर साथ ही ख़त्म हो गया। अब आगे क्या होगा वो इंशाल्लाह देखें। हम अपने नॉर्मल जो आइन का सफ़र है उसको रिज्यूम करते हैं। तो आगे जनाब आर्टिकल 67 और 69 ये दो हैं, ये 3 आर्टिकल हैं और ये जनरल प्रोसीजर के बारे में है। आर्टिकल 72 जो है ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में है, यानी कानून साजी कैसे की जाएगी। 73, 74 ये है जनाब मनी बिल को कैसे पास करना है, कैसे हैंडल करना है, इस बारे में है। 76 जो है वो ये कहते हैं, 75 कहता है कि प्रेसिडेंट ने आइन साजी होगी, जब बिल उन तक पहुंचेंगे तो उनको कंसेंट किस तरह देना है, उनको तौसीक किस तरह करनी है। आर्टिकल 76 वो ये कहता है कि कोई बिल इस वजह से लैप्स नहीं होगा कि जिस हाउस में वो जनरेट हुआ या जिस हाउस में वो पेंडिंग है वो हाउस ही ना रहा। कौमी असम्बली अगर डिज़ाल्व हो गई तो उस सूरत में भी वो बिल चलेगा। जब दोबारा नई असम्बली स्वार्न इन होगी तो वो उस बिल को आगे बढ़ाएगी। आर्टिकल 77 जो है वो कहता है कि कोई भी टैक्स जो लगाया जाएगा वो किसी कानून के तहत लगाया जाएगा, बगैर कानून के नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 78 से 88 तक ये फाइनेंशियल प्रोसीजर है, बजट के बारे में है कि बजट का बिल कैसे पास करना है। ये तमाम प्रोसीजर हैं। इन प्रोसीजरों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम देखें कि उसको क्रिटिकल एग्जामिन करें और उस पर कोई हमारी कोई ख़ास वैलिड ऑब्जर्वेशन आए। मासवा एक के वो है आर्टिकल 81AC, ये कंसोलिडेटिंग फेडरल कंसोलिडेशन फंड के बारे में। इसमें वर्ड सूद है यानी इंटरेस्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। वो मैं समझता हूँ कि जब हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट आइन का बना दिया है तो फिर कोई जब सूद की हुर्मत आ चुकी है, सूद हराम डिक्लेयर हो चुका है और फिर हम सूद का जिक्र करें आइन में, तो इसकी मिसाल जो है ना वो ऐसी है कि एक बुक ऑफ रेसिपी हो और उसके शुरू में लिख दिया जाए कि खंजीर का गोश्त हराम है और बाद में किसी रेसिपी में ये लिखा जाए कि सूअर के गोश्त को पकाने का तरीका ये है, तो वो बंदा ये कहता है कि भाई जब ये एक चीज़ हराम है, जब एक चीज़ है ही नहीं, जब चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, उसकी रेसिपी आगे क्यों दी हुई। तो ये आर्टिकल जो मैंने कहा 81AC ये मैं पढ़ देता हूँ। ये कहता है ऑल डेट चार्जेस फॉर विच द फेडरल गवर्नमेंट इज़ लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, sinking fund charges, the repayment of amortization of capital and other expenditure in connection with the raising of loans and the service and redemption of debt on the security of the federal consolidated fund। ये इस पैरे में
81AC में सूद का जिक्र है और सूद चूँकि हराम है तो वो जिक्र नहीं होना चाहिए, बाकी सब प्रोसीजर हैं। और इसके बाद आर्टिकल 89 है जनाब। 89 ये कहता है कि सदर को क्या इख्तियार है कि वो जारी करे ऑर्डिनेंस, आर्जी कवानीन जारी करने का जो कानून है। उसके बाद चैप्टर 3 शुरू होता है और चैप्टर 3 जो है वो है फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। द फेडरल गवर्नमेंट वो आर्टिकल 99 से 100 तक है। उसके बाद पार्ट 4 आइन का शुरू हो जाता है, उसमें प्रोविंसेस हैं आर्टिकल 101 से 140 तक। उसके आगे फिर 3 चैप्टर हैं। एक गवर्नर के बारे में, गवर्नर के वही इख्तियारात हैं जो वफाक में सदर को हासिल हैं। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली, इसके जो आर्टिकल 106 से 128 तक हैं, ये सारे वही आर्टिकल हैं जो कौमी असम्बली के आर्टिकल हैं, सिर्फ जहाँ कौमी असम्बली लिखा वहाँ सूबाई असम्बली लिख दिया गया। उसके बाद आगे है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आर्टिकल 129 से 140 तक। ये वही जो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में है, तकरीबन आलमोस्ट उससे मिलते जुलते आर्टिकल है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, वो है कि जब चारों सूबों का जिक्र आया है तो उसमें पंजाब का जिक्र जब भी आया है वो दी के साथ आया है, दी पंजाब। आर्टिकल 106 जो है, 106 का पैरा 1 है, इसमें लिखा है दी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो ये पंजाब के साथ दी का यूज़ होना, ये मैं समझता हूँ कि चूँकि एक मखसूस चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है और सूबों के हवाले से चारों सूबों के बीच में पंजाब को मखसूस तो है नहीं, ठीक है बड़ा सूबा है, लेकिन जो ये तासर दे बाकी सूबों को, जो कि ऑलरेडी ये फेडरेशन के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है, जहाँ पर 4 फेडरेटिंग यूनिट हैं, अब 5वीं भी आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान भी आ रहा है। तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो डिस्पैरिटी पैदा करे वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12A, पहले आर्टिकल में लिखा है दी पंजाब, दी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलूचिस्तान शैल बिकम टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर 2 सूबों के साथ दी लगा, 2 के साथ नहीं लगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक छोटी सी रिफ्ट है, थोड़ा सा मतलब है इनकन्सिस्टेंसी है, जिसको कंट्रोल कर लेनी जाए तो बहरहाल अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे आर्टिकल 141 और इंशाल्लाह अपने सफ़र को जारी रखेंगे। साथ साथ जो कोई इंपॉर्टेंट इशू हुआ, जैसे इस वीडियो में हमने काजी फाइज़ साहब के रिव्यू पिटीशन को लिया, तो इस तरह काम चलता रहेगा ताकि हमारा जो वो है सफ़र भी रूटीन का भी चलता रहे और साथ साथ हम जो मामलात हैं, कोई करंट मामला है वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहें और हम एक दूसरे को फ़ायदा देते रहें। आपका मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपने दोस्तों यारों का, फैमिलीज़ का, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।